सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले इंडियन एथॉस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में, जो आपका पेपर कोड 402 है। एंड कल गाइस आप लोग का जैसा एग्जाम है इसका, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं जितने भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब, जितने भी क्वेश्चंस को पूरा है, आप लोग का वन शॉट रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। और मैं एक एक चीज आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देख कर चले जाना। ठीक है, आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे, इतना गारंटी है। ठीक है। और अगर मेरे बारे में जानना, तो ऑलरेडी मैं 24 का पास आउट है, मैं मार्केटिंग मेरा एसपीबी से। और गाइज आप इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है। और इस वीडियो गाइज देखकर अच्छे से जाना। और पेपर को गाइज आप भर भर के लिखना। ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोला भर भर के लिखना, बट हाँ अच्छे से लिखोगे डेफिनेटली आप लोग का मार्क्स काफी बढ़िया आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडियन एथोस एंड एथिक्स के बारे में, तो ये क्या है एक्चुअली में। इंडियन एथोस क्या करता है? इंडियन एथोस इट रेफर्स टू सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स derived from the Indian scriptures and philosophical thought that guide behavior, leadership and decision making। इंडियन एथोस होता क्या है इसकी एक तरह से, जो हम लोग वैल्यू है, जो हम लोग की मतलब एक आस्था होती है, या फिर एक प्रिंसिपल कह लो, जो हम लोग इंडियन स्क्रिप्चर्स और फिलोसफिकल थॉट से जो मिलती है, जो हम लोग गाइड करती है कि हम लोग कैसा बिहेवियर होगा, लीडरशिप कैसा होगा, हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब हम लोग की हेल्प करता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग अपने जो नहीं बोलते हैं कि हम लोग अपने मिट्टी से जुड़े रहते हैं, तो उस तरीके से गाइज आपको ये मिट्टी से जोड़ कर रखता है। आपको वैल्यूज, बिलीफ, प्रिंसिपल, जितने भी लीडरशिप है, गाइड करता है बिहेवियर में, डिसीजन मेकिंग में, ताकि आप सही से अपनी जो भी लाइफ में डिसीजन ले पाओ, खुद का बिहेवियर अच्छा रखो, लीडरशिप स्टाइल अच्छे से करो। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स जो होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोड मींस मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न बिहेवियर, लाइक व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, फेयर और अनफेयर। जो आपको डिसाइड करता है कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, वो आपको डिसाइड करता है एथिक्स। हम लोग नहीं बोलते एथिक्स हमेशा अच्छा रखना चाहिए, मतलब आपका जो भी बिहेवियर ये सब आता है वो आपको सही रहना चाहिए। इंडियन एथॉस जो होता है ब्रिंग्स एंड स्कल्प्चर ह्यूमन सेंट्रेड अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट लाइफ, फोकसिंग ऑन हार्मोनी, कलेक्टिव गुड एंड इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एथिक्स वर्सेस एथॉस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे तो एथिक्स और एथॉस, काफी कई बार आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछता है एग्जाम में कि एथिक्स और एथॉस का डिफरेंस क्या होता है। इसका ओरिजिन देखोगे तो एथिक्स जो डिराइव हुए वो शस्त्र से हुआ, ठीक है, शास्त्र से। ठीक है, और एथॉस जो डिराइव फ्रॉम कल्चर हुआ। ठीक है, मतलब एथिक्स जो हुआ, मतलब जो हम लोग शास्त्र पहले के जमाने में जो आया करता था, वो शास्त्र ये सब उसमें से आया एथिक्स। और जो एथॉस आया हम लोग का एक तरह से कल्चर में ही है, हर एक कल्चर में हो सकता है, रिलीजन ये सब में आता है। नेचर जो है इसका यूनिवर्सल, मतलब आप कहीं भी नेचर, मतलब आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में हो, ये यूनिवर्सल है हर जगह। कल्चर स्पेसिफिक रीजन और कंट्री, बट जो इथॉस होता है वो हर एक का कल्चर स्पेसिफिक या फिर रिलीजन, सॉरी, या फिर रीजन या फिर कंट्री के बारे, मतलब इस कंट्री में अलग होगा, क्योंकि जैसे कि यूएस में देखोगे वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग काफी है, इंडिया में हर एक रिलीजन के रहते हैं, तो हर एक जगह रीजन वाइज भी, कंट्रीज वाइज भी आपको यहाँ पे डिपेंड करता है इथॉस कैसा हो। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो होता है एथिक्स का, वो इट डिटरमाइंस पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, कंडक्ट और मिसकंडक्ट। मतलब जो एथिक्स होता है इसमें आपका जितने भी चीज होती है, जैसे कि आप नहीं सुनते हो, पाप हो गया, पुण्य, स्वर्ग, नरक, सब जितने भी चीजें होती है ना, एथिक्स में ही आती है। इसके आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आपके आगे के फल मिलने वाला है। होता है ना कर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मा इंग्लिश में, वही सब सारा कुछ यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। इथॉस जो होता है आपका यहाँ पे, इट डिटरमाइंस कल्चर हो गया, और क्लटर्ड मतलब कल्टर्ड बिहेवियर, मतलब इसमें बताता है कि एक तरह से कल्चर ये सब जो हो जाता है, कल्टर्ड बिहेवियर जो होता है, कई सारे बिहेवियर्स होते हैं, किसी का मान लेते हैं किसी का शांत बिहेवियर है, किसी का गुस्सा वाला होता है, तो हर एक का अलग अलग मतलब डिटरमाइन कल्चर हो गया, कल्चर में अलग अलग बिहेवियर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इसे थॉस में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे देखोगे, यहाँ पे मैसेज ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस। मतलब यहाँ पे देखो एकदम दयालु इंसान सब जो रहते हैं, काफी सच्चाई के साथ देने वाले, नॉन वायलेंस, गांधी जी का एग्जाम्पल इसमें, डिवोशन हो गया, काइंडनेस हो गया। बस इथॉस में क्या होता है, एक तरह से वेलकम हो गया, प्रणाम, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर एक्सेट्रा, ये सब सारे इथॉस में आते हैं। तो गाइस ये आपके 5 मार्क्स के पेपर में आ सकता है, एथिक्स वर्सेस इथॉस, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडियन इथॉस का मीनिंग क्या है। इंडियन इथॉस का अगर हम लोग मीनिंग देखें,
तो अगर हम लोग देखो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इंडियन एथॉस जो होता है रेफर्स टू प्रिंसिपल वैल्यू एंड बिलीव्स डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन कल्चर, spirituality, scriptures and tradition that guide ethical behavior in personal, social and for professional life. अब इसका जो है कई सारा कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ड्यूटी, हार्मोनी और मटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, जैसे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट और लीडरशिप, इंडियन एथॉस जो होता है वैल्यूज फ्रॉम द इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास, उपन्यास, भगवत गीता, रामायण, ये सब सारे से आपको इंडियन एथॉस ही बनता है। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपके सोशल चीज से रिलेटेड या फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सब यही से आई है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये जो होता है guys, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो इंडियन कल्चर हो गया, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी होती है, रिलीजन सबका होता है, वो सब मानने वाले धर्म को, ये सब जो भी गाइड करता है आपको कि आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ोगे, ये सब सारा चीज है यहाँ पे इंडियन एथॉस इस सब से आया हुआ है। सो कि आपको यही सबको मेन है, तो गाइस ये सब पॉइंट को आप हाईलाइट करके एग्जाम में लिखना, तब मार्क्स आपको बहुत अच्छे आते हैं। फीचर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि देखो डिविनिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एवरी इंडिविजुअल कंसिडर डिवाइन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे एग्जांपल देखोगे इन अ वर्कप्लेस एवरी एम्प्लॉय रिस्पेक्टेड एंड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिविनिटी ऑफ अगर आप देखो ह्यूमन बीइंग्स का, तो हर एक का जो होता है कैपेबल होता है, हर एक का काम अलग होता है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का वो काफी मेहनती भी होता है, कई लोग नहीं भी होते हैं, बट हाँ सबको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हर एक चीज में, चाहे वो किसी भी जगह हो, प्लेस हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई में कर रहे हो, तो आप हर एक चीज को आप इक्वल टाइम देते हो, खाना पीना खाते हो। ठीक है, फिर आप प्रिपरेशन करते हो एग्जाम की, तो डिवाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का बात करोगे तो इंडियन कल्चर एम्ब्रेस डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम। देखो इंडिया भारत इतना बड़ा देश है, बट उसमें देखोगे यूनिटी काफी होता है हर एक कंट्री में। टीम्स कंपोज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड बैकग्राउंड कोलैबोरेट। हम जैसे कि हम लोग कई सारे त्योहार साथ में बनाते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के हम लोग कई सारे किसी त्योहार हो गया, किसी पार्टी फंक्शन हो गया, वो सब साथ में बनाते हैं। तो ये सब चीज आती है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, फोकसेस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी माइंड सोल फॉर कंप्लीट वेलबींग। तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब आप फोकस आप करते हो बॉडी पे भी, फिटनेस रहते हो, माइंड पे भी, आपका जो सोल फॉर लाइक कंप्लीट वेलबींग, हमेशा आप मेडिटेशन ये सब करोगे। तो वर्क प्लेस ऑफरिंग मेडिटेशन योगा हो गया, सेशंस टू प्रमोट मेंटल पीस हो जाता है एंड प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है। ठीक है, जो आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, तो आप डिसिप्लिन में कर रहे हो, इस टाइम पढ़ते हो, इस टाइम पढ़ते हो, वो हर एक का अपना अपना डिसिप्लिन होता है। परफॉर्मिंग वर्ल्ड ड्यूटी सिंसियरिटी हो गया, ethically without expecting rewards. An employee continues to work with integrity even when not being directly supervised. तो ये सब सारा चीज आता है। नेक्स्ट बात करें, सैक्रिफाइस भी आ जाता है। तो कई सारे देखो आप सपोज करो कई सारी चीजें सैक्रिफाइस भी आते हैं। वर्क शुड बी डन एज अ सर्विस विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। मान लेते हैं कि मैनेजर वर्क्स diligently फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ठीक है, विदाउट क्रेविंग पर्सन क्रेडिट। अब देखो कई सारी चीजें होते हैं, आप सैक्रिफाइस करके करते हो। मान लेते हैं कि सपोज करो आप कोई गरीब जो है यहाँ पे, आप कोई भीख मांग रहा है। ठीक है, तो आप उसको उसकी हेल्प करते हो। ठीक है, उसको हेल्प करते हो। हाँ, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 500 किसी और को देना है, बट उस 500 रुपीज आप उसको दे रहे हो। तो ठीक है, मतलब आप यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पैसा दे रहे हो, मतलब ये भी एक अच्छा काम आप कर रहे हो। वहां पे आप सेक्रीफाइस किए, अपना वहां पे नहीं देखे पहले कि अपना पेट भरना, आप दूसरों का हेल्प कर रहे हो, इससे आपको भी फायदा होता है, आगे जाकर आपको ही फल मिलता है। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, मैनेजर जो वर्क करता है डिलीजेंटली टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ विदाउट पर्सनल क्रेडिट, वो सबका यहाँ पे ध्यान रखता है। कॉपरेशन ओवर कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप सबके साथ कॉपरेट करें, तो ऐसा नहीं कि आप सबसे कॉम्पिटिशन करके ही चलो। लाइफ में ऐसा होता है कि या फिर आप डिपार्टमेंट में ऐसे देखोगे सब में एक कॉर्पोरेशन होता है, एक कॉपरेशन होता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग कॉम्पिटिशन के लिए ही सब लोग लड़ते रहते हैं हमेशा लाइफ में, ऐसा नहीं। तो यही चीज है, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, ट्रस्ट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ट्रस्ट करते हो एक दूसरे पे, चाहे वो बिजनेस हो गया, लॉन्ग टर्म पार्टनर से सबके लिए है। वो वहां पे ये भी आता है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड टीचर्स, सिंप्लिसिटी हो गया एंड ह्यूमिलिटी हो गया। ठीक है, तो लीडर्स हु लीड बाय एग्जांपल रिमेन ग्राउंडेड एंड अवॉइड फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर। उसके बाद आप देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनी विद नेचर, तो आप नेचर से काफी जुड़े रहते हो। ठीक है, ट्रेडिशन प्रोमोट लिविंग इन, जैसे कि आप देखोगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, और भी प्रोडक्ट आप देख सकते हो जैसे कि नेचर से जो जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, विदाउट कोई मिलावट, ये सब तो सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनी विद नेचर। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आप देखो कॉर्पोरेट थिंग्स का, तो इन्फोसिस जैसे फाउंडर जो नारायण मूर्ति है ऑफन क्रेडिट इंडियन वैल्यूज फॉर लीडरशिप स्टाइल, emphasizing simplicity
एथिक्स और ह्यूमिलिटी। तो आप इनका एग्जाम्पल काफी सुनोगे। टाटा ग्रुप के फॉलो प्रिंसिपल रूटेड इन एथिक्स, नेशन बिल्डिंग्स, कम्युनिटी वेलफेयर, ऑल इंस्पायर्ड बाई इंडियन एथिक्स। इसरो का भी देखोगे, ठीक है। Cornwall is humble, yet highly effective team, culture rooted in discipline, सिंप्लिसिटी, डेडिकेशन एंड वैल्यूज। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो आप एग्जाम में लिखोगे तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे नंबर, ऐसा ही नहीं मैं बोलूँ कि इसी कंपनी का, आपको कुछ भी कंपनी का पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे बात करें तो हम लोग को नीड क्या है, इंडियन एयरफोर्स की। आजकल के जमाने में देखोगे तो इन द टुडे फास्ट पेस्ड एंड कम्पिटिटिव वर्ल्ड वेयर स्ट्रेस, करप्शन एंड एथिकल डिलेमास, काफी सारी दिक्कतें आर कॉमन, इंडियन एथॉस प्रोवाइड a value based, sustainable and human centric approach. It is needed to build not just efficient system but also ethical individuals and harmonious workplaces. अब देखो आजकल के जमाने में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, करप्शन है, कई सारी दिक्कतें आ जाती है, डिलेमास, दुविधा रहती है। तो वो सबको हम लोग को प्रोवाइड्स एक वैल्यू बेस्ड, सस्टेनेबल, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, एक गाइड करता है वहां पे कि हम लोग एक सही राह पे चले, ये सब काम बुरे काम में नहीं जाए, अच्छे काम करें, ठीक है। जो आपको ये सब बताता है नीड ऑफ इंडियन रिसोर्स, मतलब आपको एक इथिकल रहने के लिए बताता है कि इथिकल हार्मोनियस वर्क प्लेस आप रखें। जैसे कि आप पहला देखो, इथिकल फाउंडेशन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप करते हो वहां पे, किसी चीज में आप फंस जाओ तो वहां डिसीजन ले सकते। जैसे कि मॉडर्न सिस्टम ऑफन स्ट्रगल विद एथिकल लाइक करप्शन, मैनिपुलेशन, ग्रेडी, लालची होता है। तो हाउ इट हेल्प, इट इंक्रीजेस राइटनेस, धर्म आप देखते हो, डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फिश आउटकम्स, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप निष्काम कर्म, लीडिंग टू मोरली साउंड डिसीजन। मतलब आप धर्म के प्रति देखते हो क्या राइट, सेल्फिश आप नहीं बनते हो, वहां पे आप डिसीजन राइट करते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आप देखते हो कौन सा क्वेश्चन मुझे राइट करना था, आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। आपको लाइफ में किधर जाना है, इधर जाना है लाइफ में या फिर इधर जाना है, रास्ते आप चुनते हो, ठीक है, सेल्फिश नहीं रहते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनर पीस हो जाता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये सब सारा चीज आ जाता है। सस्टेनेबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट हो जाता है। सस्टेनेबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि वाई ओवर फोकस ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है, ठीक है। ओवर फोकस ऑन प्रॉफिट ऑफन लीड्स टू एम्प्लॉय बर्नआउट एंड इकोलॉजिकल हार्म, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसा नहीं देखना। तो इंडियन ऑथर आपको हेल्प करता है, प्रमोट्स बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल गोल्स एंड हार्मोनी विद नेचर। जैसे कि आईएएस में हो गया, वासुदेव कुटुंबकम हो गया, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो आपको हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं किया है, आपको साथ में आपका खुद का भी हेल्प देखना है, आपका गोल्स क्या है लाइफ में, ये सब सारा आपको चीज देखकर चलना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपका आता है इनहैंसिंग लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट। मतलब आप लीडरशिप भी आपसे काफी एनहांस कर सकते हो, टीम में बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। काफी ज्यादा ग्रोथ करता है यहाँ पे। इंटरनल पॉलिटिक्स जो आजकल होते हैं, क्लासेस होती है, तो उसको यहाँ पे ह्यूमिलिटी, विनायक, सर्विस माइंडेड, सेवा करते हो, कलेक्टिव सक्सेस। तो लीडरशिप क्या होता है, एक आपको मोटिवेट करता है सब एम्प्लॉयज, ये सब सारा आपको स्किल्स आता है यहाँ पे। पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे कि आप खुद का, पीपल ऑफन फील अनफुलफिल्ड डिस्पाइट एक्सटर्नल। आजकल के जमाने में देखोगे कितना भी लोग काम कर ले बट वो सोचते हैं कि मेरे को इतना सक्सेस नहीं मिला, वो और चाहते हैं, वो और चाहते हैं, चाहते ही चाहते हैं लाइफ में जब तक। तो वहां पे इनको बताता है कि इंकरेज इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, अलाइनमेंट विद वन इनर पर्पस, ठीक है। तो वही चीज बताया जाता है कि पर्सनल ग्रोथ पे आप कैसे वर्क करोगे, ठीक है। हमेशा ऐसा ही नहीं कि आपको यहाँ सक्सेस मिल गया तो आप और भी तलाश कर दो, हमेशा का इस ग्रेडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना जिसको मिला है गाइस उतने में उनको खुश रहना भी चाहिए, उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी होना चाहिए। कल्चर रिलेवेंस की बात करें, वेस्टर्न मैनर थ्योरीज डोंट ऑलवेज अलाइन विद इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट। इंडियन फॉक बताता है प्रोवाइड्स कल्चरली रूटेड मॉडल्स दैट रेजोनेट बेटर विद इंडियन एम्प्लॉयज एंड लीडर्स, ठीक है। ये सब सारा आपको बताता है, मतलब कल्चर से जुड़ा हुआ, आपके धर्म से जुड़े हुए। लॉन्ग टर्म विजन बताता है, ठीक है, पेशेंस करो, ठीक है। तो कई सारी चीजें यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक आता है आपका त्रिगुणा थ्योरी, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। त्रिगुणा, ठीक है, तो त्रिगुणा उसको बोला था, मतलब तीन गुण के बारे में हम बात करें। व्हाट इज द त्रिगुणा थ्योरी, देखोगे ना, ये एक आपको समाख्या फिलोसफी से आया है, इन द इंडियन स्क्रिप्चर लाइक भगवत गीता और उपन्यास से आया है। इट डिस्क्राइब थ्री फंडामेंटल क्वालिटी लाइक गुण, गुण मतलब जो कि गुण बोला जाता है, दैट एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, माइंडसेट और एक्शन बताता है। इसमें तीन आता है त्रिगुणा में, पहला आता है सात्वा, ठीक है, तामस और राजस आता है, ठीक है। सातवां में देखो लाइटनेस, कंसाइजनेस और क्लैरिटी आता है। तामस में हेवीनेस,
रेसिस्टेंस, और राजस में आपको मोशन और स्टिमुलेशन आता है, जैसे कि आप इस तीन चीज को पिक्चर में देख सकते हैं। अब जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे कि तमास क्या होता है, तमास जो होता है इंटरेक्टिव स्टेट विच इज द लोएस्ट, मतलब इट इज द इल्यूशन, लेजी, कंफ्यूज, पोजेसिव, डल एंड ग्रीडी, इग्नोरेंस, ये सब सारा तमास में आता है। मतलब एक तरह से जितने भी कूड़े चीजें हैं वो सब सारे इसी में ही आते हैं। राजस में देखोगे ना, तो राजस में आपको एक्टिविटी स्टेट इज ओवर एक्टिव, द कैरेक्टर इज रेस्टलेस, वर्कहॉलिक, सेल्फ सेंटर, अचीवर, एग्रेसिव, रेस्टलेसनेस, एम्बिस। तो ये सब इसके फीचर्स है, मतलब इस समय इसके जो इस पर्सन के में ये सब में होते हैं, तो उसको राजस बोलते हैं। सातवां ये बोलते हैं कि बैलेंस होता है, एक्टिविटी एंड एनर्जी, इसमें हैप्पीनेस होता है, काम भी होता है, कैंडर्ड होता है, मेडिटेटिव होता है, कंटेंट होता है, केयरिंग होता है। सबसे बढ़िया जो रहता है, जो पीपल्स का एक मानने वाला, वो सातवां होता है। इसमें मीनिंग, कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल बिहेवियर मैंने लिख दिया सातवां राजस तामस में, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि सातवां में कैरेक्टर देखो, विजडम, क्लैरिटी, पीस, एम्बिशन, रेस्टलेस, डिजायर, लेजीनेस, ये सब में है। तो गाइस आप इसको अर्थ से फिगर बनाकर चलोगे, चार्ट बनाकर, तो एग्जाम में आपको नंबर ही पूरा फुल मिलता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के चार्ट में। तो ये सब सारे कंपैरिजन मैंने बता दिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते। मैंने पूरा फिगर में ही आपको सारा समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक होता है ओशा मॉडल। ओशा मॉडल भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का आपसे पूछ लेता है। ओशा मॉडल क्या होता है, ओ से होता है, ठीक है, ओपननेस, ओसिनेटिक, शांति, एस से होता है स्पिरिचुअल, शातक, गुडनेस, एस से होता है ह्यूमनिस्टिक, राजस, डिग्निटी, ठीक है, एच वाला, और ये से होता है एग्रेसिव, तमस और पावर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ओसा पिरामिड जो होता है, राइजेस द मोस्ट बेसिक तमस टू द मोस्ट, इट हैव सातवां ओननेस, शोइंग a hierarchy of consciousness और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। ओ से देखोगे तो ओननेस, ओसिनेटिक और शांति, मतलब टॉप लेवल पे आता है। इसका अगर नेचर देखोगे तो एक तरह से ट्रांसकेंडल, सेल्फ रिलायंस और ईगोलेस होता है। इसमें फीचर्स की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे यूनिवर्सल विजन होता है, कई ज्यादा सोचने वाला, मतलब दूर देखने वाला, पीस, शांति इसमें रहता है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यूनिटी इसमें काफी रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल में देखो काफी रियर आइडियल विजनरी लीडरशिप अलाइन विद ग्लोबल हार्मनी एंड सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो स्पिरिचुअल लीडर्स और विजनरी फाउंडर्स हु सी बिजनेस एज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये सब सारा आपको यहाँ पे आता है ओ से। ऐसे देखोगे स्पिरिचुअल, साथ का गुडनेस में, इसका अगर नेचर देखो तो बैलेंस्ड होता है, प्योर होता है, वाइस होता है, कंपैशनेट होता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्लैरिटी होता है, इसको एथिक्स, हार्मोनी, लॉन्ग टर्म विजन भी काफी रहता है। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो सोशल एंटरप्राइज हो गया, इथिकल कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप और इन्फोसिस में, तो कई सारे इसमें चीजें आती है, स्पिरिचुअल, साथ का गुडनेस, सभी चीजें आती है। ह्यूमनिस्टिक राजस डिग्निटी में देखोगे तो राजस में तो नेचर होता है एक्टिव, डायनामिक, एनर्जेटिक, ड्रिवन बाय डिजायर है, अचीवमेंट। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स बस ध्यान रखो, ये सब कीवर्ड्स ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर पूरा जो है बन जाता है। ठीक है, इसमें जैसे देखो फीचर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एम्बिशियस, ईगो सेंटर और कॉम्पिटिटिव, जैसे कि स्टार्टअप चेजिंग केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एग्रेसिवली, सेल्स टीम विद हाई प्रेशर। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, एनर्जेटिक भी काफी होता है, डिजायर काफी ज्यादा होता है, ड्रिवन डिजायर अच्छे, मतलब हमेशा अचीवमेंट डिजायर से ही घुरे रहता है। हमें सोचेंगे सेल्स टीम कैसे चल रहा है, हाई प्रेशर काफी होता है यहाँ पे, हमेशा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हमेशा देखेंगे कैसे चलता है। और इसमें ए जो होता है आपका एग्रेसिव, तमस, जैसे कि ये बेस लेवल हो, जिसमें कि डार्क, एनर्जेटिक, रिजिड, ईगो काफी बड़ा 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 रहता है। सबसे निगेटिव ये चीज होता है, ए एग्रेशन हो गया, सेल्फनेस हो गया, ठीक है, पावर हंगरी हो गया, बिहेवियर, मैनिपुलेशन, ये सब सारा कुछ आता है। जैसे कि करप्ट और टॉक्सिक वर्कप्लेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसीज, तो ये सब सारा चीज यहाँ पे इसमें। आई होप यहाँ पे ऊषा मॉडल भी आपको यहाँ पे क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे वर्क इथोस क्या होता है। वर्क इथोस की बात करें तो एक तरह से एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स को कहते हैं एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी होल्ड टुवर्ड्स द वर्क। तो जहां पे भी आप वर्क करते हो, बिजनेस हो गया या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका एटीट्यूड कैसा है, वैल्यूज कैसा है, बिलीफ कैसा है, तो वो सारा बताता है आपको टुवर्ड्स इंडिविजुअल और सोसाइटी की तरफ। इट रिफ्लेक्ट्स इनर कमिटमेंट टू परफॉर्म वर्क सिंसियरली, एथिकली और रिस्पॉन्सिबली। इन द इंडियन कंटेक्स्ट वर्क इज वर्कशिप। जो हम लोग, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा काम है भाई, ठीक है, एक तरह से ये आपको कर्म इज धर्म बोला जाता है ना, कि वर्क इज वर्कशिप, आप इसकी पूजा करते हो डेली। मीनिंग वर्क इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ अर्निंग बट ए पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस। वर्क इज a set of attitudes and beliefs about work which influence the way people approach their jobs। ये सब चीजें, डायमेंशन आपसे एग्जाम में कहीं पूछ लेता है, ऐसे कई सारे डायमेंशन से, कमिटमेंट है,
डिसिप्लिन देखते हो, इंटेग्रिटी होता है, ऑनेस्टी इसको भी बोलते हैं यहाँ पे। कमिट अपने डेडिकेशन दिखाते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो जो भी आप काम कर रहे हो, डिसिप्लिन में आप रहते हैं, पंक्चुअलिटी रहते हैं, इंटेग्रिटी हो गया, ऑनेस्ट आप रहते हो अपने काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हो आप, जैसे कि टीम वर्क रहते हो, इफिशियंसी रहता है, क्षमता काफी रहता है, ठीक है, मिनिमम वेस्ट ऑफ टाइम ये सब जिसको बोले, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, क्वालिटी कंसिस्टेंस हो जाता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे बात करें कैरेक्टर्स ऑफ गुड वर्क एथिक्स की, तो यहाँ पे डेडिकेशन, फोकस, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, डिपेंडेबिलिटी, सेल्फ, तो इसमें कुछ भी आप एग्जाम्पल बना सकते हो। अब इसमें कुछ फैक्टर्स भी आती है जो वर्किंग से इन्फ्लुएंस करती है। अब देखोगे ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे कि एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, एम्प्लॉयज अपना दिखाते हैं डेडिकेशन, अपना फुल डेडिकेशन का काम करता है ताकि उसको हमेशा प्रमोशन और हमेशा बोनस और अच्छा वहाँ पे बन, मतलब वहाँ पे कॉफी से परफॉर्म कर सकते हो, वो एक तरह से डेडिकेशन दिखाता है, लॉयलिटी दिखाता है, एटीट्यूड हो गया, अच्छा एटीट्यूड दिखाना वहाँ पे, कॉर्पोरेट कंज्यूमर सिटीजन से बिहेवियर वहाँ पे अच्छा बनाना, पैशन हो गया उस काम के प्रति, ह्यूमिलिटी हो गया, मैनेजर का देखोगे तो टीम स्पिरिट, इक्विटी हो जाता है, ठीक है, टीम के साथ काम करना, इक्विटी, सबके साथ बस यहाँ पे इक्विटी शेयर करना, ठीक है, सबको काम देना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म हो गया, और रिस्पेक्टफुलनेस यहाँ पे आपका आ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यूज, वैल्यूज भी काफी ज्यादा एग्जाम में आपके आते हैं। वैल्यू जो होता है एक तरह से कोड बिलीफ होता है, समझ रहे हो, वैल्यू और प्रिंसिपल दैट गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर डिसीजन, ठीक है, विद अदर्स, दे डिफाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, शेप ए पर्सन कैरेक्टर एंड एक्शन। मैं ये आपको पता, जैसे कि आप कोई चीज काम कर रहे हो तो वो बताते हैं कि आप ये काम सही कर रहे हो कि नहीं, आप इस काम को गलत तो नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आपका टाइम तो सब बर्बाद नहीं होगा, ये सब सारे आपके वैल्यूज होते हैं जो आपके बिहेवियर, डिसीजन और इंटरेक्शन को बताते हैं। वैल्यूज आर द इन्वेंटिंग बिलीफ्स दैट इज a specific mode of conduct or in the state of existence is personally or socially preferable. For example, honesty जो है might be a value for one person, leading them to always tell the truth, while community might be a value for another, emphasizing the importance of working together, supporting one another. तो वही चीजें सबका अलग अलग होता है, जैसे कि values can be encompass a wide of concept including fairness, loyalty, respect, responsibility among others. ये सारे आपको वैल्यूज जो होते हैं कई सारे तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बट इसमें ऑनेस्टी जो है उसे यहाँ पे देख सकते हो। 6 तरह के वैल्यू होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफन रेफर टू एन इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज आर द मीन्स थ्रू विच we achieve our desire aims or goal. They are preferred modes of behavior or qualities that are valued primarily for their utility in helping us accomplish more signifying objective. अगर एग्जाम्पल इसका देखोगे तो मतलब इसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ये बताता है कि एक तरह से आप इसमें जो भी चीज अचीव करना चाहते हो लाइफ, ठीक है, जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका गोल है, वो आपको यहाँ पे बताता है इसमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ठीक है, आपका कोई लक्ष्य होता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मुझे ये चीज अचीव करनी, ठीक है, उसमें आपका क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या उसका क्वालिटीज आपका कर रहे हो वहां पे, आप उसके लिए क्या क्या चीजें की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, तो वो सब सारा अकॉम्प्लिश करने के लिए, काम को पूरा करने में वो सब सारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आता है। इसमें एफिशिएंसी आ जाता है, जैसे कि वैल्यूड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉपर्टी प्रोडक्टिविटी रिड्यूसिंग वेस्ट, ऑनेस्टी, एम्बिशंस, करेज, डिसिप्लिन, ये सब सारा आपका किस में आ जाता है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। बेसिकली आप इसमें डिजायर एंड्स और गोल्स यहाँ पे अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का यूज करते हो। दूसरा का टर्मिनल वैल्यूज आपका साथ देता है कि टर्मिनल वैल्यूज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू विच आर अल्टीमेट गोल एंड एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट वैल्यूज ट्राई टू अचीव, दीज वैल्यूज आर रिप्रेजेंट द कोड ऑब्जेक्टिव दैट पीपल कंसीडर मोस्ट डिजायरेबल important in their life, essentially like what individual ultimately seeks to accomplish or maintain. Terminal values are considered inherently valuable and are pursued for their own sake. बेसिकली यहाँ पे जो होता है टर्मिनल वैल्यूज का जो काम होता है एक तरह से आपको बताता है कि ये भी तरह से इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जैसा ही होता है, बट इसका जो अल्टीमेट गोल और एंड स्टेट जो होता है, ठीक है, एक तरह से इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि कैसे उसको अचीव करना है, स्ट्राइव टू अचीव कैसे कैसे करना है। और these values represent the core objective that people consider more desirable and important in their life. उसके important में उसके लाइफ में क्या important है, उसको क्या कौन सा काम करना चाहिए, वो सारा टर्मिनल वैल्यूज बताता है, ठीक है, तो एक तरह से वही ये चीज
इंस्ट्रूमेंटल इसमें हैप्पीनेस, कुछ ज्यादातर आप यहाँ पे सेल्फ रिलेटेड आ रहा है, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो सब सारा टर्मिनल के लिए आता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आता है वो सबके लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इनर पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट, विजडम, सिक्योरिटी, फ्रीडम, सक्सेस, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप और हेल्थ। तीसरा बात करें तो कल्चरल वैल्यू आता है। कल्चरल वैल्यू जो होता है एक तरह से कोर प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड होता है, शेयर बाय द नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक कल्चर which guides behavior decision interaction both within a group and outsiders। यहाँ पे आप कल्चर से जुड़े रहते हो। ठीक है, स्पेसिफिक आप जिस भी कल्चर से आते हो वो आपको गाइड करता है, आपका बिहेवियर कैसा है, डिसीजन आप कैसे लेते हो, एक ग्रुप में इंडिविजुअली कैसे रहते हो। दीज वैल्यूज आर डीपली इनग्रेन्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ कम्युनिटी। जनरेशन जनरेशन, उस टाइम जनरेशन अलग कल्चर होगा, आपके समय का अलग कल्चर होगा, तो वो डिपेंड करता है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ट्रेडिशंस, कलेक्टिज्म, रिलीजियस फेथ, ह्यूमिलिटी, पैट्रियोटिज्म, तो ये सब सारा आपको कल्चरल वैल्यूज में आता है। चौथा हो जाता है आपका सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू जो होता है एक तरह से आपको सोसाइटी कल्चर टीम्स important in social interaction। These values influence how individual behave within a community, how they treat each other, कैसे वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, which is considered acceptable और unacceptable behavior। जैसे कि सोशल वैल्यूज हेल्प मेंटेन ऑर्डर, फोस्टर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर, वो सारा आपको सोशल सोशल नाम से ही समझ लो, सोसाइटी के प्रति इक्वालिटी। ठीक है, जैसे जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कम्युनिटी सर्विस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सब सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे पांचवा जो आ जाता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यू। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यू आपको समझ में ही आ रहा है, ये interrelated sets of belief, like principal set of belief that govern economic and political system। These values influence decision, policies and behavior in the relation of economy and government। ये ज्यादातर आप समझ ही रहे हो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो आपको ज्यादातर गवर्नर और इकोनॉमी के लिए जो उसके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन सोसाइटीज। आप जो रूल बनाओगे, आप जो पॉलिसी बनाओगे, गवर्नेंस बनाओगे, स्कीम लाओगे, तो वो क्या सबके लिए सही होगा कि नहीं, बहुत सारा बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को काफी हेल्प करता है इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए, ये इकोनॉमी के लिए सही है कि नहीं जो मैं स्कीम ला रहा हूँ। एफिशिएंसी बताता है, ग्रोथ, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन यहाँ पे आपको बताता है। छठा हो जाता है पॉलिटिकल वैल्यूज। पॉलिटिकल वैल्यूज की बात करें तो डेटा प्रिंसिपल डेटा हाउ ए सोसाइटी इज गवर्न। ओके, these values affect how power is obtained, okay, and exerted and justified। ठीक है, the play they play role in shaping political institution, laws, policy। तो एक तरह से ये भी इसके ही जैसा है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वैल्यूज का, तो एक तरह से यही बताते हैं कि पॉलिसी लॉ जो आप हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है वो सही है कि नहीं, ठीक है जनता के लिए डेमोक्रेटिक है कि नहीं, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, सिक्योरिटी दे रहे हो कि कोई चीज गलत तो नहीं हो रहा है जनता के साथ, ये सब सारा पॉलिटिकल वैल्यूज में आता है। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू सिस्टम में क्या मीनिंग होता है। वैल्यू सिस्टम जो होता है तो आप समझ ही रहे हो कि वैल्यू सिस्टम एक तरह से ऑर्गेनाइज होता है कंस्ट्रेंट वैल्यूज बाय इंडिविजुअल ग्रुप और सोसाइटी के लिए। इट एक्ट्स एज अ मोरल कंपास दैट गाइड्स थॉट्स, डिसीजन, बिहेवियर इन मोरल वेरियस सिचुएशन। वैल्यू सिस्टम का यही मतलब होता है कि वैल्यू सिस्टम हर एक तरह से आपको जैसे कि इंडिविजुअल है, ग्रुप में उसका कैसा यहाँ पे रहता है, उसका कैसा मोरल थिंकिंग है, गाइड करता है उसको डिसीजन मेकिंग में, बिहेवियर वेरियस सिचुएशन में। जैसे कि एक वैल्यू सिस्टम जो होता है, ठीक है, इट इज a hierarchy ऑफ वैल्यूज हो गया। ठीक है, और डाटा एंड इंडिविजुअल और ग्रुप होल्ड्स यूजेस टू गाइड चॉइसेस एंड एक्शन। की फिगर से स्ट्रक्चर हो गया, और हायरार्किकल हेल्थ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, ट्रूथ, लॉयल्टी, कैन बी पर्सनल, सोशल, कल्चरल, प्रोफेशनल, डायनेमिक हो जाता है। एग्जाम्पल देखो जैसे कि ऑनेस्टी, फैमिली, सक्सेस, फ्रेंडशिप, वेल्थ, ये सब सारा यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाता है वैल्यू सिस्टम। अब देखो हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ही आपका आता है पेपर में। और वैल्यू जो मैंने बताया वो भी आपका 5 या 10 मार्क्स का आपका वैल्यूज का आता है। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ कर्मा की बात करें तो यहाँ पे 12 लॉ होते हैं, 12, बट इसके बारे में पहले जान लेते हैं। व्हाट इज कर्मा। कर्म क्या होता है, हम लोग हिंदी में कर्म बोलते हैं और इंग्लिश में कर्मा। कर्मा जो होता है संस्कृत वर्ड, दैट मीन्स एक्शन और डेट। ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं बोलते जैसा काम करोगे वैसे फल मिलेगा, वही चीज बोलते हैं। इन द इंडियन फिलोसफी कर्मा जो होता है रिफर्स टू द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलता है वेयर एवरी एक्शन, मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल, प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट ईदर इन इज द लाइफ और द नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज यू सो। ठीक है, सो शैल यू। ठीक है, ये चीज आपको बताता हूँ।
वही चीज इस लाइन में भी कह रहा है, मतलब जैसा यहाँ पे आप काटोगे तो वैसा आपको यहाँ पे फल भोगने को यहाँ पे मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। अब देखते हैं हम लोग 12 लॉस क्या क्या। देखो गाइस 12 लॉस मैंने पूरे लिखे एग्जाम में और मुझे पूरे नंबर ही मिले थे इसमें। मैं बहुत अच्छे से लिखा था एक्सप्लेन करके, तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहला जो लॉ होता है ग्रेट लॉ होता है, मतलब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मैं इसको एग्जाम में भर भर के पेपर में लिखा था बहुत अच्छे से, फोर आई थिंक 4-5 पेज में, आई थिंक अराउंड मैं 4-5 नहीं 6-7 हो गया था पेज का। तो इसमें हम लोग बात करें तो ग्रेट लॉ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि व्हाट यू गिव व्हाट, ठीक है, यू गेट। ठीक है, तो मतलब गॉड डीड्स ब्रिंग गुड रिजल्ट बट डीड्स ब्रिंग सफरिंग। जैसे कि हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली ब्रिंग्स इनर पीस एंड रिस्पेक्ट। मतलब जैसा आपको, मतलब जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपको यहाँ पे फल मिलता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब अगर अच्छा आप कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो आपको उससे पीस होता है, रिस्पेक्ट मिलती है, आगे जब अच्छा भी आपको फल मिलता है। वो से सारा आपको यही मिलता है। द ग्रेट लॉ आपको यही बताता है, मतलब जैसा आप काम कर रहे हो आपको वैसा भी आपको फल मिलेगा। ठीक है, जैसा कॉज रहेगा वैसा इफेक्ट मिलेगा। आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो उसको आप आराम से बना सकते हो, राइट, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा हो जाता है लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ ऑफ क्रिएशन इन द सेंस लाइफ डजंट जस्ट हैपन, यू मस्ट क्रिएट इट विद योर ओन एक्शन। अब जैसे बोलते हैं, मैं बोल बहुत लोग बोलते हैं नसीब में जो कुछ लिखा है वही हो, बट नसीब आपको खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, आप सब सपोज करो कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है तो आपके साथ ऐसा ही, बट आप उसको अच्छा सोचेगा, आप सोचोगे कि मुझे बहुत ऊपर जाना है लाइफ में, बहुत अच्छा काम करना है, तो जैसा सोचोगे वैसा आपका लाइफ भी चलेगा। और निगेटिव सोचोगे निगेटिव चलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चलेगा। तो जैसा आप बनाओगे वैसे ही आपका लाइफ बनेगा। सक्सेस एट वर्क कम्स फ्रॉम प्रोएक्टिव एफर्ट्स एंड गोल सेटिंग। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आपको सक्सेस मिल जाए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, टू चेंज समथिंग यू मस्ट फर्स्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ योर करेंट रियलिटी। जैसे कि टॉक्सिक वर्कप्लेस वोंट इम्प्रूव अनलेस वी एक्नॉलेज आवर रोल इन इट। द लॉ ऑफ ग्रोथ, चेंज स्टार्ट फ्रॉम विद इन। इफ यू वांट टू पीस इन द वर्ल्ड बी पीस योरसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज होता है द लॉ ऑफ ग्रोथ। मतलब आपको पहले अपने खुद को बारे में, पहले उसको देखो, तब फिर दूसरों के बारे में सोचो कि वो कैसा कर। पहले खुद को सुधारो तब दूसरों को सुधारो, ऐसा होता है। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेवरेट ब्लॉक्स पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, आप दूसरों को ब्लेम मत करो, पहले खुद देखो कि आप कितने पानी में। ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को दोषी ठहराना, हमेशा ये सब बहुत आप लोग सुने हो सोसाइटी में। पहले आप खुद को देखो, उससे क्या होता है आपको पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है, दूसरों को ब्लेम करते करते ये सब चीज हो जाता है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही चीज होता है। द लॉ ऑफ कनेक्शन, लॉ ऑफ कनेक्शन मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। स्मॉल एफर्ट्स टुडे शेप योर लॉन्ग टर्म डेस्टिनी। अगर आप अच्छा आज करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपका फ्यूचर ही बुरा हो। द लॉ ऑफ फोकस, you cannot focus on two things at once. Example is like focusing on growth, remove distraction like jealousy. The law of giving and hospitality. Patience, what you preach. Example, if you value kindness, you should be kind to others. वही चीज मतलब होता है गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हो, काइंडनेस हो, उनके साथ बात व्यवहार अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग से ये बात करना अच्छा चाहेंगे। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, लिविंग इन द पास्ट और फ्यूचर डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द प्रेजेंट। मतलब अगर सबसे सब वो बहुत लोग होते हैं ना, प्रेजेंट से ज्यादा वो फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर कैसा हो और पास्ट में, कि पास्ट में ऐसा हुआ तो मेरे साथ अभी ऐसा हो, मतलब वही दोनों में कंफ्यूजन होता है, प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट से ही तो कट जाता है फिर, यहाँ पूरा रास्ता ही कट जाता है। तो ड्यूलिंग ऑन द पास्ट मिस्टेक कीपिंग फ्रॉम योर ग्रोइंग यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपको पहले प्रेजेंट देखो। ठीक है, फ्यूचर भी देखो, ऐसा मैं नहीं बोला, बट प्रेजेंट को गाइस आप फोकस करो, प्रेजेंट में क्या मिला है। ठीक है, द चेंज ऑफ the law of change. History repeats itself unless you learn the lessons and change your path. Repeating poor habits leads to the same failures. अगर आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हो तो फिर तो आपको फेलियर ही मिलेगा, तो ये चीज बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। ट्रू सक्सेस रिक्वायर पेशेंस एंड कंस्टेंट एफर्ट। अब देखो कोई यूट्यूब चैनल खोला, अब मान लीजिए कि उसको एक दिन में ही 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, या फिर एक दिन में ही उसको क्रिकेटर बनना है, तो एक दिन में क्या वो बन जाए, उसके लिए आपको उसका हार्डवर्क करना पड़ेगा। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड है। उसके बाद आता है द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। एवरी एक्ट हैज वैल्यू, योर कंट्रीब्यूशन मैटर्स। ठीक है, तो इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ सर्विस कैन इंस्पायर मीनिंग। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, ये कोई काम, मतलब हर एक काम को इक्वल वेटेज
तो लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस आप हर एक काम को मतलब महत्व दो, इंपॉर्टेंस दो, तब जाकर आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते। तो ये चीज बताता है लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन इंस्पिरेशन। अब बात करेंगे वेदा मॉडल। वेदा मॉडल क्या होता है? वेदा मॉडल जो होता है एक तरह से एज एन इंडियन कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप दैट बैलेंसेस स्पिरिचुअल विजडम और प्रैक्टिकल मैनेज। जैसे पहला हो गया विजन, दर्शन। दिस इज अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू लुक अहेड एंड सी द बिग पिक्चर। A visionary leader create a clear and inspiring future direction that others can follow. Visionary मतलब विजन काफी बड़ा रहा है। कोई भी लीडरशिप को देखोगे रोल कर रहा है, वो हमेशा विजन काफी बड़ा कि लॉन्ग टर्म विजन रहता है, मुझे यहाँ तक जाना है और कैसे मुझे पहुंचना है। एकदम क्लियर विजन है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। स्टीव जॉब्स का देखोगे तो स्टीव जॉब्स हैज यूनिक विजन फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, तो उन्होंने पूरा भी किया। ही इज लेड टू सिंपल अट्रैक्टिव इनोवेशन प्रोडक्ट लाइक आईफोन, चेंजिंग हाउ पीपल यूज टेक। उनका एकदम अलग आईफोन आया, टच आईफोन आया पहला 2007 में। उन्होंने बताया दुनिया में पहली बार टच फोन आया, तो उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस किया, एकदम न्यू चीज। तो विजन एकदम क्लियर था उनको बनाना है। ही विजन इंस्पायर्ड बोथ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर मेकिंग एप्पल ए ग्लोबल सक्सेस। आज देखिए एप्पल का इनलाइटमेंट मतलब जनाना, ठीक है। तो मतलब इसका जो होता है दिस फोकस ऑन विजडम ट्रूथ एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। एनलाइटन लीडर्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड डीपली एंड मेक वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन नॉलेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे विजडम हो गया, आप दूसरों की देखते हो, ठीक है, कंट्री की ट्रूथ, कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे कुछ जब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर कलाम जो होता है मेक्स डीप लर्निंग ऑफ साइंस लीडरशिप। ही प्लेड अ की रोल इन द इंडियन स्पेस मिसाइल प्रोग्राम्स एंड प्रोमोटेड एजुकेशन, इनोवेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट। बात करें तीसरा डिवोशन मतलब भक्ति। दिस इज अबाउट कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू ए कॉज और पीपल, ठीक है। मतलब आप भक्ति की तरफ किसी भी आप कास्ट रिलीजन आते हो उनकी तरफ डिवोटेड लीडर वर्क सेल्फलेसली ड्राइवन बाय लव लॉयल्टी एंड कंपैशन। जैसे कि मदर टेरेसा, ये लीडरशिप शो डीप कंपैशन फॉर द पुअर थ्रू हर वर्क, ठीक है। द मिशनरी फॉर चैरिटी सर्व सेल्फलेसली गेनिंग ग्लोबल रिस्पेक्ट एंड encouraging others to help humanitarian work। तो ऐसा चीज बताता है कि आप अपने अदर्स को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। किसी काम को मतलब किसी चीज किसी कॉज को आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ पे उसके लिए डिवोशन देखेगा, आप उसके लिए भक्ति आदर यहाँ पे कर रहे हो, तो वही चीज बताता है। एक्शन मतलब कर्म, कैसा आप कर्म कर रहे हो, ठीक है। हाईलाइट इथिकल एंड इफेक्टिव एक्शंस, लीडर कैन टू टर्न विजडम डिवोशन इनटू रियल एक्शन दैट मेक अ डिफरेंस। एग्जांपल नेशनल मेंटेनेंस। नेशनल मेंटेनेंस और भी कुर्सी का भी आप यहाँ पे ले सकते हो। लीडर्स इन फाइटिंग द एबंडेंस साउथ अफ्रीका, इवन पास्ट years in prison, he worked for peace and equality। तो सबका अलग जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। तो नेशनल मंडे ने अच्छा काम किया, ठीक है। जहां तक वो प्रिजन में भी रहे, इवन आफ्टर 5 years चेंज द साउथ अफ्रीका एंड द डेमोक्रेसी। तो काफी सारे चेंजेस मिले, जेल में भी रहकर गई, सोचो उन्होंने कितना बड़ा काम किया। अब एक टर्म आता है कॉर्पोरेट रेसी। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट रेसी क्या होता है। कॉर्पोरेट रेसी जो होता है, तो ऋषि जो होता है, ऋषि एज ए ऋषि दोज हु हैव ऋषि कॉम्पिटेंस, ठीक है। मतलब दूर की सोचने वाला ऋषि। कॉर्पोरेट सीईओ मतलब क्रिएटिव एनलाइटेड एंड ऑर्गेनिक लीडर। कॉर्पोरेट ऋषि का जैसे कि देखो 4 स्टेप होता है। पहला मैनेजर लीडर थॉट लीडर और कॉर्पोरेट ऋषि बनता है। तो पहले मैनेजर से स्टार्ट करते हो, लीडर पे जाते हो, थॉट लीडर, उसके बाद कॉर्पोरेट ऋषि बनते हो, ठीक है। मतलब दूर के सोच ऋषि, ठीक है। इसमें देखो कॉर्पोरेट ऋषि का जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू 3D डिस्कशन डायलॉग डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्कस, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन थ्रू एक्शन रिएक्शन और इंटरेक्शन प्रोसेस। एक्वायरिंग प्रैक्टिकल विजडम थ्रू ग्राउंड एंड पैरिक्स। उसके बाद जैसे एक एक्वायरिंग प्रैक्टिकल विजडम मतलब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। आप ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान, आप पहले देखते हो कि वहां पे एक्चुअली में है क्या, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि बहुत हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट सोचते, आप ग्राउंड रूट लेवल पे काम करते हो, वो सब चीज बताता है थ्रू द विजडम ग्राउंडेड पैरिक्स। empowering others and providing them dignity, liberty and freedom, integrating IQ, EQ and SQ, ठीक है, इमोशनल क्वोशेंट और, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये तो सारा आ जाता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप देखोगे फ्रॉम बिजनेस महाराज कॉर्पोरेट डीसी में 1950 से 2000 तक देखोगे तो एज ऑफ बिजनेस महाराज, बस आप देखोगे तो बियॉन्ड 2000 में एज ऑफ कॉर्पोरेट ऋषि यहाँ पे आ गया है। इसमें और भी चीज कैन कॉर्पोरेट ऋषि भी प्रोड्यूस, दे आर born and produced, they are born in the school that provides them vision, schools of vision, they are produced in the factory of experience, they are made by developing DC competence, ठीक है। तो ये सब डीसी मॉडल यहाँ पे आता है।
ये 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, 10 का। आप देखेंगे तो डब्ल्यू ई थ्योरी आ जाता है। डब्ल्यू ई थ्योरी जो होता है एक तरह से आपको स्टैंड फॉर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, समझ में ही आ रहा है, वेस्ट और ईस्ट का थ्योरी बताता है। जैसे वेस्ट में अमेरिका और इधर भी ईस्ट आप इंडिया में देखोगे, वेस्ट और ईस्ट का यहाँ पे मैनेजमेंट फिलोसफी क्रिएटिंग एंड हार्मोनियस इफेक्टिव एंड वैल्यू ड्रिवन अप्रोच बताता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब वेस्ट में कैसा कल्चर है, ईस्ट में कैसा होता है, वहां कैसा काम करते हैं, यहाँ कैसा काम करते हैं, वही चीज आप बताता है यहाँ पे। एक तरह से उसमें वहां का ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसा है, लीडरशिप स्टाइल क्या है वहां पे। तो ये बताता है कंबाइन रेशनल साइंटिफिक एंड मटेरियल स्ट्रेंथ का वेस्ट विद द स्पिरिचुअल एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द ईस्ट। डब्ल्यू ई थ्योरी ये होता है कि एक तरह से डिफरेंस इंटरेक्शन एंड साइनर्जीज बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी cultures, economics, or governance system. While not a formally established academic theory, it is often used in the comparative study to analyze how Western, ठीक है, यूरो अमेरिकन एंड ईस्टर्न, particularly ईस्ट एशियन अप्रोचेस डिफर फ्रॉम द कम्प्लीमेंट ईच अदर इन द वेरियस डोमेन। अब हर एक डोमेन में अलग अलग वहाँ पे जो बताया गया, जैसे कि देखोगे वहां का देखोगे वेस्ट में एनालिटिकल थिंकिंग होता है, बट यहाँ पे इंट्यूटिव विस्डम होता है, ठीक है। तो वही हुआ इंट्यूटिव विजडम का मतलब ये चीज हो जाता है आपका कि यहाँ पे आपको बताता है कि जो आपको ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है, वो चीज आपका यहाँ पे इंट्यूटिव विजडम बताता है। ईस्ट में ऐसा होता है, यहाँ पे ज्यादातर नॉलेज इस पे देखते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ पे ज्यादातर आपको रिसर्चर ये सब मिल जाते हैं, ठीक है, जो विश्लेषण ये सब करते हैं। कई सारे थ्योरीज देखो ज्यादातर वेस्ट से ही आते हैं, ज्यादा थ्योरी फिलोसफर सब सारे वेस्ट से आते हैं, बट ईस्ट में ज्यादातर आपको नॉलेज लेने वाले इंसान रहते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है यहाँ पे, पर्पस ओरिएंटेड हो गया। इंडिविजुअलिज्म होता है यहाँ पे, कलेक्टिज्म होता है यहाँ पे, काफी ज्यादा कलेक्टिज्म होता है यहाँ पे। लोग ज्यादातर देखो इंडिविजुअल, कई सारे यहाँ पे थ्योरीज ये सब आपको मिलते हैं, कई सारे विशेषज्ञ। एक्सटर्नल कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस हो जाता है यहाँ पे, इथिकल वैल्यूज एंड वेलबींग हो जाता है। कंपटीशन है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन और हार्मोनी, मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कोर प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यू थ्योरी की बात करें तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे, ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप, ठीक है, जैसे कि मूव बियॉन्ड प्रॉफिट टू इंक्लूड एम्प्लॉय वेलबींग, तो ये सब सबका सोचना है। स्पिरिचुअल कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्लस इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जैसे कंबाइन IQ, EQ एंड SQ, ठीक है, टू डिराइव लीडरशिप। पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फोकस ऑन जस्ट व्हाट कंपनी डज बट व्हाई इट इज यूज्ड, ठीक है, धर्म पे भी ध्यान देना जो आप काम कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लीडर मस्ट इन्वॉल्व लाइक इनवर्डली स्टेप एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली आउटसाइड। मतलब हम लोग देखो, वो लोग बोलते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया से आते हैं, बट कई सारा चीज हम लोग वेस्टर्न यूज करते हैं। जैसे कि आप हम लोग जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट्स हो जाता है, वॉशरूम्स हो जाता है, और भी कई सारे सोफा चीज है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हम लोग बाहर की यूज करते हैं। वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपनाते जा रहे हैं ईस्ट से होकर भी। तो वही सारा सारा आपको यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। बेनिफिट्स की बात करें, इंकरेज एथिकल एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, प्रमोट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स, builds emotionally intelligent and self-aware leaders, ensures employee well-being and loyalty and harmony, aligns business growth and societal impact। ये सब सारा चीज आता है। की एस्पेक्ट देखोगे डब्ल्यू थ्योरी का, तो पहला था कल्चरल एस्पेक्ट। वेस्ट में देखोगे तो ज्यादातर आपको ऑफन एम्फेसाइज इंडिविजुअल डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड लीगलिस्ट अप्रोच। ईस्ट में देखोगे टेंड टू प्रायोरिटाइज कलेक्टिव हार्मोनी, एक तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड रिलेशन। एग्जाम्पल देखोगे जैसे कि कन्फ्यूजन वैल्यू चाइना, जापान एंड कोरिया में। तो हर का अलग अलग होता है यहाँ। और इकोनॉमिक मॉडल में देखोगे तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इनोवेशन ड्रिवन, जैसे कि यूएस हो गया। ईस्ट में देखोगे स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म, वहां पे डायरेक्ट कंट्री पे चलता है, यहाँ पे स्टेट वाइज होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे चाइना सोशल मार्केट इकोनॉमी, जापान गैस्ट्रो सिस्टम। गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम देखो यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे आपको देखोगे तो मेट्रोक्रेटिक ऑथराइजेशन हो गई सिंगापुर, कलेक्टिव डिसीजन मेक, ठीक है। फिलोसफिकल फाउंडेशन में देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट में रूटेड इन ग्रीक नेशनलिज्म, एनलाइटमेंट आइडियल्स एंड जूडियो क्रिश्चियन एथिक्स। ईस्ट में देखोगे इन्फ्लुएंस बाय कन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म, बुद्धिज्म एंड एम्फेसिस ऑन बैलेंस, ठीक है। तो ये सारा आपका फिलोसफिकल यहाँ पे आपका फाउंडेशन आ जाता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में देखोगे तो वहां पे कई, आप वेस्टर्न में तो कई सारे देखो वहां पे रिस्क टेकर काफी मिलते हैं, क्योंकि जितने भी कंपनीज आप देख रहे हो, गूगल, जितने भी चीजें हैं सब वही सही है। ईस्ट में उतना नहीं देखोगे, इसमें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी, ठीक है, जैसे कि चाइना में, अब ईस्ट में भी आपको होने लगा है। ग्लोबलाइजेशन एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में देखो, एग्जामिन हाउ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सिस्टम कॉर्पोरेट कम्पीट टू और इंटीग्रेट।
ठीक है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेस्टोरेंट लीडर लाइक IMF, ठीक है, और डिबेट ऑन वेदर 21st सेंचुरी ईस्टर्नाइजेशन ऑफ ग्लोबल पावर, चाइना राइज और एक कंटिन्यूड वेस्टर्न डोमिनेटेड और तो अभी भी चाइना यहाँ पे, चाइना जापान ये सब एक डोमिनेटेड कंट्री यहाँ पे हुआ हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट रिलेशंस फ्रॉम इंडियन हेरिटेज स्क्रिप्चर महाभारत और रामायण। ये क्वेश्चन आपको आता है 5 या 10 मार्क्स का, इसको अच्छे से देख लेना। अब देखो जो महाभारत और रामायण से हम लोग क्या मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिलता है वो बात करेंगे। तो पहला जो आ जाता है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, कृष्णा गाइडेंस टू द अर्जुन, लॉर्ड कृष्णा रोल एज ए मेंटर अर्जुन टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी लीडरशिप जस्ट लाइक ए ग्रेट मैनेजर, आप जो जानते होंगे। और जैसे कि कृष्ण जी का और अर्जुन का कैसा था, ही प्रोवाइड गाइडेंस मोटिवेशन क्लैरिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, इंश्योरिंग दैट द राइट डिसीजन आर मेड अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर में भी हो बट फिर भी आप वहां पे निशाना लगाओगे जहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित, आप दूसरे जगह भटकोगे नहीं, आप सही जगह पे निशाना लगाओ। वही चीज वहां पे कृष्ण जी अर्जुन को बताए थे कि कितना भी प्रेशर आ जाए, कितना भी तुम भटको, बट अपने राह से मत भटको, वो चीज होता है। राइट टीम सिलेक्शन, ठीक है, पांडवास और कौरवास में देखो ये सब जरूर से लिखना जो ब्रैकेट में बहुत नंबर आता है, ये तो लिखोगे बट साथ में ही लिखना, जैसे पांडवा कौरव। मैं भारत महाराज हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट टीम, जब पांडवास थ्रू स्मॉलर इन नंबर और सक्सीज ड्यू टू द स्किल्ड एंड वैल्यू ड्रिवन टीम। भले ही आपका टीम छोटा है बट आपकी टीम में वैल्यू ओरिएंटेड इंसान बहुत है, ठीक है, तो बहुत आप आगे जाओ, आप दूसरों को डिफीट करोगे। अनलाइक द कौरवास हु हैज ए वास्ट बट डिसयूनाइटेड आर्मी, बट आपके पास आर्मी नहीं है, आर्मी ही डिसयूनाइटेड है, उनमें एकता नहीं है, तो फिर कैसे जीतो। एथिकल डिसीजन मेकिंग, धर्म युद्ध, द एपिक टीचेस दैट लीडर्स मस्ट अपहोल्ड धर्म राइटनेस इवन इन चैलेंज सिचुएशन, मतलब आप कितना ही चैलेंज, आप कुछ गलत रास्ता नहीं यूज करो, धर्म के लिए रहो। बिजनेस दैट प्रायोरिटाइज एथिक्स एंड फेयरनेस ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। चौथा आता है क्राइसिस मैनेजमेंट, द्रौपदी, ठीक है, वस्त्रदान, इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, ठीक है, टाइमली इंटरवेंशन एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स। बिजनेस मस्ट प्रिपेयर फॉर क्राइसिस बाय ensuring दैट दे हैव इफेक्टिव लीडरशिप एंड क्विक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इन प्लेस। अब जो द्रौपदी के साथ हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी कैसे आप देखोगे, क्राइसिस तो हुआ बट आगे जाके फिर टाइम चेंज हुआ, डिसीजन मेकिंग चेंज हुआ, तो सबको समय के साथ फिर सही हो गया। तो आप ही ध्यान रखना कि बिजनेस में कई बार क्राइसिस आई, बट आपको उस टाइम में कैसे डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग को कैसे करना है, लीडरशिप आपको इफेक्टिव रखना है ताकि आप आगे जाके फिर से इसका नहीं क्राइसिस आ पाए। Adaptability and innovation हो गया, 5 Pandavas in exile, the Pandava demonstrated adaptability resilience during the exile. Similarly, organization must evolve, embrace change and stay ahead for the competition. हमेशा नए नए आपको अपडेशन के साथ आगे बढ़ना है, जमाने के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, इनोवेशन करना है, वही आपको यहाँ 5 आपको चीज महाभारत है, महाभारत से यहाँ पे आई है मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे लेसन फ्रॉम द रामायण। पहला आ जाता है आपका सर्वेंट लीडरशिप, लॉर्ड राम लीडरशिप। Lord Ram exemplifies the concept of sovereign leadership by prioritizing the well-being of his people and leading by example. Same चीज modern managers can learn to lead with humility and responsibility. तो जैसे कि लॉर्ड राम जो थे, राम जी, वो हमेशा उनके जो सभा थी उनके लिए हमेशा काम किए, उनकी जो गांव थी, ठीक है, जो भी उनके लिए उनके सहमति में ही सारा कुछ किया, वो कभी भी विरोध नहीं है किसी, हमेशा आदर किए दूसरों को, सभा की आदर की, लीडरशिप अच्छे से की, इसलिए उनको यहाँ पे सर्वेंट लीडरशिप कहा जाता है। इस तरह मैनेजर्स भी होते हैं, उनको हर एक टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करना है, अपना उनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मतलब अपने आप पे नहीं रहना है, सबको यहाँ पे ध्यान देना है। लॉयल्टी एंड टीम वर्क, हनुमान डिवोशन, हनुमान लाइक अनवेरिंग डेडिकेशन टू लॉर्ड राम shows how commitment and teamwork are crucial for the achievement। जैसे कि यहाँ पे जब लक्ष्मण जी को, ठीक है, जब चोट लग गई थी, देखे ही थे जब तीर लग गया था, तो हाँ कैसे हनुमान जी खुद जाकर वहां पे मतलब अशोक वाटिका में सारा कुछ यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, तो वहां पे आप देखे होगे, वहां भी आपको डेडिकेशन दिखा है, ठीक है, लॉयल्टी एंड टीम वर्क का, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखोगे इफेक्टिव डेलीगेशन, बिल्डिंग द राम सेतु, ठीक है, जैसे कि देखोगे। उसी तरह यहाँ पे आता है आपका शोकेसिंग द पावर ऑफ डेलीगेशन कोलैबोरेशन अचीविंग द लार्ज स्केल सक्सेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ सीता, while a controversial event, Lord Rama descended to manage Sita highlight challenges of making
दो लीडरशिप चॉइसेस विद बैलेंसिंग पर्सनल वैल्यूज एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन। तो जैसे कि सीता जी, जैसे आप सबको पता है, रावण ले गया था लंका में, तो उस तरह कैसे डिसीजन मेकिंग किए, राम जी कैसे एक एक करके सारा कुछ पार करके फिर सीता जी को वापस वो अयोध्या लाए। तो उस तरीके से सारा कुछ एक एक डिसीजन आपका, एक एक चीज आपको यहाँ पे मैटर करता है। Overcoming adversity. Ravan downfall. Ravan arrogance and failure to listen to wise counsel led to the downfall. Leader must remain open to feedback, humble and avoid ego-driven decision. आपको ऐसा नहीं कि अगर आप लीडरशिप कर रहे हो तो आप फीडबैक भी लेना है, हम्बल भी रहना है, दूसरों से भी बताना है कैसा चल रहा है, मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोग बताओ। अवॉइड ईगो, जो वही सब ईगो रहता है जैसे रावण में था, तो सारा उसको गलत बताते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप पॉइंटेड फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग सुने हो, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, कौटिल्य जो थे ऑल्सो नोन एज चाणक्य, विद एन एंशिएंट इंडियन फिलोसफर जो इकोनॉमिस्ट थे एंड स्टैटिस्टिक्स हु ऑथर्ड अर्थशास्त्र, ए टाइमलेस एंड लिटराइज और गवर्नेंस इकोनॉमिक्स एंड लीडरशिप। तो इनका जो इंसाइट है 2000 ईयर्स एगो स्टिल होल्ड रेलेवेंस इन टुडे कॉर्पोरेट एंड मैनेजर लैंडस्केप। लेट एक्सप्लोर, यहाँ पे हम बात करते हैं क्या शास्त्र है। पहला इनका था विजनरी लीडरशिप, वो काफी ज्यादा एक विजन ओरिएंटेड लीडरशिप करते थे। एक ग्रेट लीडर मस्ट हैव क्लियर विजन एंड स्ट्रेटेजिक माइंडसेट। तो कौटिल्य जो एम्फसाइज करते थे, रूलर शुड फोरसी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। रूलर को जो भी यहाँ पे रूल कर रहा है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को फेस करना आना चाहिए। To steer their kingdom toward prosperity. Similarly, modern leaders must define clear goals and objectives, anticipate market trends and business challenges, inspire with their teams, and compelling visions. Ethical governance and integrity. Kautilya strongly believes in dharma, क्या right and foundation for leadership. Same उसी तरह यहाँ पे आता है honesty, transparency. Foster a culture integrity, implement ethical HR policies and fair decision making mechanism. उसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो strategic talent मैनेजमेंट आ जाता है, और साथ हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग राइट पीपल इन द राइट रोल। जो मार्केटिंग के लिए पढ़ाई कर रहा है वो मार्केटिंग रोल में जाए, एचआर के लिए कर एचआर, तो सर जो जिसका राइट पीपल है उस काम के लिए उसको यहाँ पे चॉइस करना चाहिए। हायरिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन मेरिट एंड पोटेंशियल, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, रिटेनिंग टॉप टैलेंट थ्रू एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। चौथा आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी। कौटिल्य वाज मास्टर स्ट्रेटजिक हु अंडरस्टूड द पावर ऑफ वर्ड्स। तो आपको कम्युनिकेशन काफी बढ़ना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। Communication clearly, assertively, build a strong network and relationship, handle conflict with tact and diplomacy. उसके बाद हम लोग बात करें adaptability and crisis management. The ability to adapt to change crucial for survival. कई सारे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आपको अडेप्टिव बनना चाहिए, आपको उसको फेस करो, ठीक है, फिर आप उसको ऐसे सॉल्व करो। कौटिल्य एडवाइस लीडर टू फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू मॉडिफाई स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्टे ओपन टू इनोवेशन चेंज, डेवलप contingency plans for unseen challenges, encourages learning oriented work environment। छठा आ जाता है एम्प्लॉय वेलफेयर और नेशनल कल्चर। कौटिल्य स्ट्रेस जो होता है दैट ए हैप्पी एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स लीड्स टू ए प्रोस्पेरस किंगडम। तो एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें ना, एचआर एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप, दिस मीन्स हमेशा एम्प्लॉयज के बारे में देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देखो कि क्रिएट ए पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव वर्क कल्चर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज आप वर्क कल्चर बनाए, इंसर्टिंग एम्प्लॉय वेलबींग एंड वर्क लाइफ बैलेंस, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन, ये सब सारा चीज आ जाता है। ये सब सारे कुछ 6 जो टाइप है यहाँ पे मैंने बताया। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस एथिक्स से, काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स बात करें तो यहाँ पे आपको रिफर्स द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड मोरल वैल्यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस एथिक्स समझ रहे हो, बिजनेस में कैसे आपको प्रिंसिपल्स और मोरल वैल्यूज यहाँ पे लाने हैं, बिजनेस के प्रति आपको हर चीज कैसा रखना है, फेयर रहना है, राइट रहना है, ठीक है, एंड जस्ट फॉलो द बिजनेस एक्टिविटी इन द सिमिलर डूइंग द राइट थिंग इन द बिजनेस, ठीक है, इवन नो वन इज वॉचिंग। कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पहला बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, ठीक है, बिजनेस एथिक्स रूटेड इन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एथिक्स अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस रिगार्डलेस साइज और इंडस्ट्री। हर जगह अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि छोटा है बड़ा है कुछ भी, सब जगह अप्लाई होता है। बियॉन्ड लीगल कंप्लेंट्स, एथिक्स गो बियॉन्ड फॉलोइंग लॉज, इट अबाउट डूइंग व्हाट मोरली राइट। ऐसा नहीं कि आपको लॉज के प्रति चलता है, जो चीज राइट है वो एथिक्स में आता है। वॉलेंटरी नेचर, एथिक्स
practices are often not enforced by law but chosen by organization voluntarily. Related to human behavior, it reflects how a business treat employees, consumer, society and environment. तो मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर मतलब कैसा बिजनेस में कैसे आप एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हो एज ए लीडरशिप, कंज्यूमर कस्टमर हो गए, सोसाइटी एनवायरमेंट से सारा आता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एथिकल बिहेवियर बिल्ड ट्रस्ट एंड इंसर्ट सस्टेनेबिलिटी। तो आप एनवायरमेंट के प्रति भी ध्यान रखते हो, ऐसा नहीं कि आपका फैक्ट्री से पॉल्यूशन इफेक्ट किया, सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ध्यान देते हो, ये सारा चीजें। इंपॉर्टेंस की बात करें एथिक्स का तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ जाता है, सस्टेनेबिलिटी जैसे मैंने बताया, कॉस्ट रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में देखोगे तो रतन टाटा का देखोगे तो ग्रुप एथिकल इंकरेज लाइक लेड टू लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल। आज भी देखोगे टीसीएस कितने बड़ी कंपनी है टाटा की। कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, जैसे कि आप एथिकल प्रैक्टिस रिड्यूस फाइन्स, एम्प्लॉय टर्नओवर, इंटरनल फ्रॉड, तो ये सब चीज आप देखो कि वहां पे आपका लेस वेस्टेज हो और आपका कॉस्ट भी वहां पे रिडक्शन हुआ। वो चीज यहाँ पर जैसे कि ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज प्रिवेंट करप्शन एंड ओवरकमिंग इनवॉइसिंग, रिस्क मिटिगेशन हो गया, ठीक है, ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। पांचवा आ जाता है इन्वेस्टर स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, जैसे कि एथिकल बिहेवियर बिल्ड ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर पार्ट। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो आपके साथ भी सब अच्छा करेगा, अगर आप पूरा बिजनेस करो तो कोई आपके साथ पार्टनर भी नहीं बनने आएगा, ये बात भी ध्यान रखनी, ठीक है। इसका क्लीन इमेज हो, गुड गवर्नेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। सातवां आ जाता है आपका यहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा करोगे तभी तो आपका सामान भी परचेज करेगा। जिसकी ब्रांड लाइक अमूल, इन्फोसिस, स्ट्रॉन्ग एंजॉय स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर गुडविल, ये सब चीज आ जाता है। टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स में देखो तो पहला आ जाता है ट्रांजेक्शन एथिक्स। ट्रांजेक्शन एथिक्स में आ जाता है कि एथिकल बिहेवियर इज डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि मतलब ऑनेस्टी इज प्राइसिंग, ट्रूथ इज एडवर्टाइजिंग, फेयरनेस इज कॉन्ट्रास्ट, अवॉइडिंग बाइबरी और चीटिंग। मतलब पहला ऑनेस्टी हो जाता है प्राइसिंग के साथ, आप ऑनेस्ट हो जो सामान बेच रहे हो, ट्रूथ सच्चाई रखो, जो भी चीज आप वहां पे मार्केटिंग में यूज कर रहे हो, जो भी मैं मार्केटिंग में यूज कर रहा हूँ, आप फेयरनेस रहो कॉन्ट्रास्ट में, और चीटिंग रेटिंग मत करो, ठीक है, ये सारा चीज है। नॉट ओवरचार्जिंग कस्टमर और अवॉइडिंग फॉल्स क्लेम इन द प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है। पहला इसका गोल जो हो जाता है यहाँ पे ट्रस्ट इज एक्सचेंज इन एक्सचेंज। दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी एथिक्स। पार्टिसिपेटरी एथिक्स मतलब बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, टीम मेंबर्स, मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट में देखो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिस्पेक्ट, फेयर ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको फॉर प्रमोशन, ओपन ऑन पॉलिसी, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट। तीसरा आ जाता है आपका रिकॉग्नाइजेशन एथिक्स, मतलब एथिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर लाइक सोसाइटी, एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ये सब सारा चीज आप देखते हो। मतलब आप सब कुछ को ध्यान कर लेके चल रहा है, ऐसा नहीं बिजनेस कर रहे हो तो बिना कुछ के देख रहे हो, सोसाइटी को भी देख रहे हो, लॉ भी देख रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आ रही है उसको भी देख रहे हो, इन्वेस्टर का भी देख रहे हो, सीएसआर भी कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स भर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कर रहे हो, पॉलिसीज प्रोडक्ट, ऑनेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद रूल्स, अवॉइडिंग ग्रीन एनर्जी, एपेटाइट सॉरी अडॉप्टिंग ग्रीन एनर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है। कुछ इसमें देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स की बात करें तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर बात करें तो पर्सनल वैल्यूज ऑफ लीडरशिप से एम्प्लॉयज लीडर्स, एथिक्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। लीडर ऑनेस्टी एंड मॉरल कंपस सेव द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो पहला जो फैक्टर यहाँ पे देखोगे पर्सनल वैल्यू जो होता है एम्प्लॉय लीडरशिप का, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। लीडरशिप ऑनेस्टी मॉरल कंपस सेव द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। तो दूसरा देखोगे यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ जाता है। एक कंपनी that promotes ethics, rewards honesty and discourage one builds like wrongdoing builds a strong ethical culture। मतलब कल्चर आपको सही बना के चलना ताकि एम्प्लॉय भी खुश रह सके, मोटिवेशन रहे। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एथिकल पॉलिसीज क्लियरली डिफाइंड गाइडलाइंस हेल्प एम्प्लॉयज नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, उनको पता रहना चाहिए। लीगल एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन पुश बिजनेस टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली लाइक टैक्स लॉज, लेबर, ठीक है, लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी डिमांड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विच इन्फ्लुएंस कंपनी एक्शन। ग्लोबलाइजेशन हो गया, कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, फिर रिलीजन एंड कल्चरल बिलीफ्स इन इंडिया। तो ये सब कुछ कुछ जो फैक्टर्स है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। थ्योरीज ऑफ एथिक्स की बात करें तो यार टू टू मेजर थ्योरीज है। एक होता है डिटेलॉजिकल
डियोटोलॉजिकल एथिक्स होता है, एक टेलीलॉजिकल है। डियोलॉजिकल थ्योरी की बात करें तो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होता है ये। इसमें जो होता है एथिक्स इज बेस्ड ऑन ड्यूटी नॉट द आउटकम। इसमें बेसिकली जो आप काम कर रहे हो विदाउट किसी आउटकम, जैसे एक्शन कंसिडर मोरली राइट राइट और रॉन्ग और रूल्स ऑन रूल, प्रिंसिपल्स एंड इंटेंशन नॉट रिजल्ट्स। तो आप इस सब पे ज्यादा ध्यान रखते हो, ज्यादातर आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या रिजल्ट होगा। comes from the Greek verb dion, meaning duty, popularized by philosopher Immanuel Kant. Features where focus on doing the right thing regardless of the consequence. Follows universal moral laws, telling truth and not stealing, fulfilling promises. Intention ज्यादा रहता है यहाँ पे आउटकम से ज्यादा। आउटकम पे हमें ज्यादा उतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने काम पे। एक कंपनी रिकॉल्स a defective product despite a huge financial because it is the right thing to do. Refusing a bribe government official even if the delay a deal. तो मतलब आप चीज सही काम कर रहे हो विदाउट आप कहीं विदाउट किसी करप्शन या करके इन्वॉल्व हुए भी। तो ये सब चीज यहाँ पे आ जाता है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में। इसका स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रोवाइड क्लियर एंड मोर गाइडलाइंस, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी। क्रिटिसिज्म में देखो तो काफी रिजिड है, मे इग्नोर कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सिक्वेंस लाइक लाइंग टू सेव अ लाइफ, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर ड्यूटीज, ट्रूथ टेलिंग है फिर प्रोटेक्शन समझ में आ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब का मैंने बताया आपको। अब हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कॉलबर्ग सिक्स स्टेज ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। इसके बारे में देखोगे तो इसके बारे में भी आपको कई सारी चीजें बताया गया है, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले उससे पहले मैं एक चीज ये बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये चीज आई थिंक इसमें था। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट या। इसके पहले मैं दूसरा टेलोलॉजिकल थ्योरी में बता देता हूँ। वही मैं सोच रहा था ये कहाँ गया। टेलोलॉजिकल थ्योरी की मैं बात तो एथिक्स इज बेस्ड ऑन आउटकम्स, ठीक है। तो ये एक्शन इज कंसिडर्ड मॉरली राइट इफ इट लीड्स टू गुड और बेनिफिशियल। ये ज्यादा रिजल्ट पे फोकस करता है, रिजल्ट ड्रिवन होता है। वो ज्यादा आपको ड्यूटी पे डिपेंड होता है, ये आपको रिजल्ट पे डिपेंड होता है। देखो जैसे एक सब रिजल्ट ड्रिवन, ठीक है, फोकस इज ऑन ज्यादा गुड आउटकम्स, हैप्पीनेस, यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अडैप्ट टू सिचुएशन व्हाइल रूल्स माइट फेल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ फैक्टर, जैसे कि downsizing a few employees to save the company and protect job of many, launching a product fast to gain market share, ज्यादा प्रॉफिट with minor flaws exist करता है उसमें, वो सब चाहे देखते नहीं हो। स्ट्रेंथ यही हो सकता है प्रैक्टिकल अडेप्ट्स टू रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोमोट सोसाइटल वेलफेयर। क्रिटिसिज्म यही हो सकता है कि माइट जस्टिफाई हार्मफुल एक्शंस, कि आप कुछ भी हम प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ आप प्रॉफिट देख रहे हो, बिना कुछ आपको अवेयरनेस सही नहीं कर रहे हो, मार्केटिंग ये सब। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग सिक्स स्टेज ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। यहाँ पे इसका बात करें तो इसका फुल नेम था लॉरेंस कोलबर्ग, जिसका बॉर्न हुआ था अक्टूबर 2025 1927, यूएस न्यूयॉर्क का। प्रोफेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशन, फेमस फॉर हिज वर्क एंड मॉरल डेवलपमेंट एंड एथिकल बिहेवियर। ये जो था एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट influenced by Jane Piaget introduced theory of moral development, understand how individuals progress in their moral reasoning over time. His belief that morality is not just the action conventional, ठीक है, एक्शन कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ये सब सारा आपको आ जाता है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तीन लेवल्स यहाँ पे बनाए गए, उसमें से आपको दो स्टेज तीनों में दिए है, सिक्स स्टेजेस यहाँ पे बताया गया। इसका आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो आपको एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से डेफिनेटली आएगा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे शोइंग द ग्रेजुअल शिफ्ट, जैसे कि हम लोग चाइल्ड में कैसा रहता है, एडल्ट में क्या हम लोग का बिहेवियर रहता है, ठीक है, और जब हम लोग बड़े होते हैं तब कैसा हम लोग का बिहेवियर रहता है, वो सब इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कि देखोगे हाउ एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वो सब कैसे कैसे आपका बढ़ता है। जैसे कि आप देखो मैं समझा देता हूँ। पहला होता है लेवल वन, प्री कन्वेंशन, टिपिकली सीन इन द चिल्ड्रन। इसका मैं और भी एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो इसमें अगर देखोगे तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट होता है। जैसे कि इसमें देखोगे तो मोटिवेशन, जैसे कि अवॉइड पनिशमेंट, जैसे कि आई वोंट स्टील बिकॉज आई विल बी कॉट एंड पनिश। इसमें ऐसा होता है कि बच्चों को क्या पता रहता है कि अगर मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा, मतलब ये अगर मैं बुरा काम नहीं करूंगा तो मुझे पनिश भी नहीं होना पड़ेगा। तो वो चीज उसको ओबीडियंस है, मतलब वो काफी डरता है वो चीज करने से, कि मैं चीज ये नहीं करूंगा तो मुझे ये गलत काम नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेज हो जाता है यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड।
यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा, अगर तुम मुझे हेल्प कर दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। लेवल 2 में जो होता है कन्वेंशनल स्टेज में, वो होता है मोस्ट एडोलसेंट एंड एडल्ट्स में। ये ज्यादातर गुड बॉय और फिर बैड गर्ल, अप्रूव एंड रिलेशनशिप, ठीक है, अप्रूवल एंड रिलेशनशिप हो जाता है। जैसे कि आई विल फॉलो द रूल सो पीपल विल थिंक आई एम ए गुड पर्सन, ठीक है, मतलब वो ज्यादातर दिखाने के लिए किया, दिखावा होता है ना वो चीज के लिए, कि मतलब मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, जो मतलब कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ लोगों के नजर, वो सब चीज होता है। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे होता है रिस्पेक्ट फॉर रूलर्स, लॉज एंड ऑथोरिटी, रूल्स आर रूल्स, वी मस्ट फॉलो टू मेंटेन ऑर्डर। मतलब यहाँ पे लॉ को मानने वाला एडल्ट लोग जो होते हैं, जो 18 साल से ऊपर रहते हैं। और देखो ये सब जो होता है ना, ये ज्यादातर चिल्ड्रन वाला, वो अंडर आप समझ लो यहाँ पे सिक्स क्या होता है, बट यहाँ से आप समझ सकते हो जो कन्वेंशनल स्टेज होता है यहाँ पे बेसिकली आप 10 से लेके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6 से लेके 10 साल तक यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। लेवल 3 में आप देख सकते हो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये ज्यादातर 18+ होता है यहाँ पे। यहाँ पे होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फेयरनेस एंड ग्रेटर गुड, लॉज आर इंपॉर्टेंट बट दे शुड बी चेंज इफ दे आर अनजस्ट। तो यहाँ पर 18+ हो जाता है ना कि लॉज इंपॉर्टेंट है, बट वो सोचता है कि हाँ अगर कहाँ पे सही में चेंज करना होगा तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसको माने। छठा जो हो जाता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इनर कंसिस्टेंट मोरल वैल्यू, मतलब गांधी जी ब्रेकिंग ब्रिटिश लॉज पीसफुली फॉर द हायर मोरल वैल्यू फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है जो आपको 6 स्टेज दिया। अब मैं आपको एक और भी एग्जांपल लगा दूं, जैसे देख सकते हो यूजुअली चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल, यू डू समथिंग जस्ट यू डोंट गेट पनिश, तो मतलब वो ज्यादा डरता है कि मैं उस पनिश नहीं हो जाए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, डू डू इफ इट बेनिफिट्स यू, ठीक है, जैसे आई विल हेल्प क्लीन द रूम इफ आई गेट द चॉकलेट, होता है ना बच्चों को बताया कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ठीक है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये ज्यादा टीन्स में देखा जाता है, ये ज्यादा चिल्ड्रन में, जैसे मैंने एज ही बताया, बी नाइस सो पीपल लाइक यू, यू वोंट, जैसे कि आई विल हेल्प माई फ्रेंड बिकॉज दैट मेक्स मी काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है। यू यू वॉन्ट टू बी स्वीन एज ए गुड पर्सन बाई अदर्स, ठीक है, मतलब आप अच्छा देखना चाहते हो। फॉलो रूल्स टू कीप ऑर्डर, ये सब सारा कुछ, मतलब वियर हेलमेट कर रहे हो, हेलमेट पहन रहे हो, रूल्स का फॉलो कर रहे हो। इसमें भी देखो लेवल 3 में जैसे कि द रूल इज आउटडेटेड लेट्स चेंज इन द फेयर, तो कुछ कुछ रूल जो आउटडेटेड और आप चाहते हो चेंज करना, आप यहाँ पे एडल्ट स्टेज में रहते हो। डू वॉट राइट नो मैटर वॉट, मतलब पर्सन स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस इवन इफ माइट गेट इन ट्रबल, वो इतना सोचता नहीं है, अगर वो जो चीज यहाँ पे उसको बताना है कि ये पर्सन इज लाइक अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो उतना सोचता नहीं कि मैं इसमें ट्रबल में फंसूंगा कि नहीं। इसमें यहाँ पे यू कैन फॉलो इन योर पर्सन डूइंग व्हाट राइट, जो राइट है आप उसको वहाँ पे बोलो, वो यहाँ पे 6 स्टेज में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है क्रिस मून करके, एथिकल फिटनेस है, सिंपल 4 स्टेप वर्कआउट आता है। क्रिस मून जो थे एक लीडरशिप एथिक्स एक्सपर्ट, कंपेयर्स एथिकल डिसीजन मेकिंग टू एक्सरसाइज इट टेक्स प्रैक्टिस, हिज 4 स्टेप वर्कआउट देखोगे, लाइक मोरल मसल टू हैंडल टफ चॉइसेस देखोगे। पहला आ जाता है मोरल अवेयरनेस, स्पॉट द एथिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आस्क इज देयर अ राइट वर्सेस रॉन्ग इशू, एग्जाम्पल योर बॉस आस्क यू टू लाई ऑन अ रिपोर्ट बट यू फील अनईज दैट योर मोरल एरर बी, मतलब आप ज्यादा यहाँ पर देखते हो कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन लेते हो, ज्यादातर आप राइट को ध्यान देते हो, ये चीज मेरी राइट है कि नहीं, ठीक है, तो वो चीज देखते हो। वैल्यूज डिफिनेशन, व्हाट मैटर्स मोस्ट यू, विच ऑफ माई वैल्यूज अप्लाई है, लाइक ऑनेस्टी लॉयल्टी फेयरनेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यू वैल्यू ऑनेस्टी बट ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी, तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे तीनों चीज आ जाता है, आप किस पे ज्यादा ध्यान दें। स्टेप 3 में देखोगे तो एथिकल एनालिसिस, वेट द ऑप्शन यूजिंग एथिकल फ्रेमवर्क, जैसे कि ऑप्शन ए में देखोगे lie to keep your job short term gain, refuse and risk angering your boss but stay honest, ऑप्शन सी में देखोगे find a compromise, suggest revising the report and honestly, ठीक है। ये सब साइज का एनालिसिस आप करते हो, ये आपका ही फायदा होगा और उतना भी नहीं आपको। डिलेमा resolution, make a choice and act, pick the option that align best with your core values and long term ethics, जैसे कि you choose option C suggesting honest इस बैलेंस इंटीग्रिटी एंड प्रैक्टिकल, जो आपके लिए सही है, डिलेमा का जो ऐसे प्रॉब्लम है फंस गए उसको सॉल्व करना है, तो आप ऑनेस्टी चूज किए तो आप ये चीज आपका स्टेप 4 में आ जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, जैसे कि मान लेते एक कोड ऑफ टेक्स्ट क्रेडिट फ्रॉम योर आइडियाज इन द मीटिंग, कोई आपका कलीग है जो आपका आइडिया ले लिया मीटिंग, और अवेयरनेस आपका है कि पहला दिस फील्स अनफेयर, आपके साथ अनफेयर हुआ,
वैल्यूज में देखो, वैल्यू फेयरनेस एंड टीम वर्क। एनालिसिस में देखोगे तो कॉन्फिडेंट रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ सकता है कि आप उनसे बात करो, कंप्लेन करो, स्टे क्वाइट, या फिर आप एक स्टे क्वाइट भी हो सकते हो, या फिर आप टॉक प्राइवेटली बात कर सकते हो। रेजोल्यूशन ये हो सकता है, कामली डिस्कस विद इट विद देम लेटर। यही चीज आपका रेजोल्यूशन हो सकता है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम के लिए आपका बन सकता है, एग्जाम में आप लिख सकते हो। एक आ जाता है स्टेप मॉडल। स्टेप मॉडल क्या होता है? स्पेस टास्क इक्विपमेंट पीपल। स्टेप मॉडल में आपको बेसिकली बाय कोच टीचर्स एंड फैसिलिटेटेड टू अडेप्ट फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि इसमें आ जाता है सर्च, एस मतलब सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, ये ज्यादा इसमें नहीं देखो, एस मतलब सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। दिस स्टेप इज अबाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द एथिकल इशू बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन। मतलब आप देखते हो कि पहले आप करना क्या है। अगर मान लेते कोई प्रॉब्लम में फंस गए, तो आप सबसे पहले देखते हो कि उसमें उसमें एथिकल इश्यूज क्या है बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन। जैसे कि आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। गैदर रिलेवेंट फैक्ट्स, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, जैसे डेटा कॉन्टेक्स्ट लॉ उसमें से उठाए। आइडेंटिफाई हु इज अफेक्टेड, स्टेक होल्डर हुए हैं, एम्प्लॉयज हुए हैं, कंज्यूमर हुए हैं, इन्वायरमेंट हुआ है, सोसाइटी होता है, तब वहां पे आप देखोगे, रिजल्ट देखोगे। ठीक है, मतलब थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मींस दिस स्टेज इज फोकस ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एक्सप्लोरिंग। कई सारे सॉल्यूशन देखोगे, ऑल्टरनेटिव्स देखो, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस, think creatively, don't limit yourself to one option, involve team members in coming with the ideas, consider different perspective and impacts, ठीक है। तो कई सारे ऑल्टरनेटिव देखते हो। ई से मतलब इवेलुएटेड, अब जो ऑल्टरनेटिव लियो क्या वो सही है कि नहीं, मैं उस पर सही काम करूंगा कि नहीं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखो, इमीडिएट इफेक्ट्स देखो, फ्यूचर में वो चीज सही होने वाला, रिपुटेशन ट्रस्ट सस्टेनेबिलिटी तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। अप्लाई एथिकल प्रिंसिपल्स, ये सब सारा आता है, ठीक है। चूज द एक्शन दैट ब्रिंग्स मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द मोस्ट पीपल, फॉलो रूल्स एंड डिसिप्लिन, ये सब सारा चीज। टी मतलब प्लान, ठीक है, प्लान एंड एक्ट। फाइनली मूव फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट में आप जो भी चीज ऑल्टरनेटिव्स किए फिर उसको देखे पढ़ के फिर आप यहाँ पे उसको देखोगे, चूज द बेस्ट एथिकल एक्शन बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन, डिसाइडेड द मोस्ट एथिकल एंड फीजिबल पाथ फॉरवर्ड। स्टेप बाय स्टेप प्लान करोगे, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्स एंड टाइमलेस, मॉनिटर रिव्यू दैट द आउटकम करो कि वो सही है कि नहीं, आउटकम उसका आएगा कि नहीं फ्यूचर में, ठीक है। पोस्ट आउटकम देखो, पोस्ट सिलेक्शन के बाद, तो ये सब सारा चीज आ जाता है इसमें। उसी तरह एक आता है प्लस फिल्टर मॉडल। प्लस फिल्टर मॉडल जो होता है यहाँ पे एक तरह से, इसमें भी आपको एवरी डिसीजन पासेस थ्रू द एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि इसमें जो है, सपोज करो मैं सिनेरियो देता हूँ, यू आर ए मैनेजर एंड योर टीम इज बिहाइंड ऑन ए प्रोजेक्ट। One of your team members offered to adjust a few numbers in the progress to report, make it look like you were on a track. No one outside your team will likely notice. Now let's apply the plus model. मान लेते हैं कि यहाँ प्लस पॉलिसीज में क्वेश्चन, डज दिस वायलेंट एनी कंपनी पॉलिसी, क्या ये जो है किसी को वायलेंट करेगी पब्लिक पॉलिसी। मोस्ट कंपनीज हैव पॉलिसी ऑन ऑनेस्टली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो फ्लैशली ये रिपोर्ट even slightly goes against official guidelines. डिसीजन यहीं पे हो सकता है, falsely progress data is against the company policy, अगर false दोगे तो। लीगल मीन्स क्वेश्चन इज इट लीगल, ठीक है, इज इट लीगल और नॉट, ठीक है। मतलब जो चीज आप कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं, दूसरा ये आ जाता है। दूसरा यूनिवर्सल क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन इसमें डज इट अगेंस्ट कॉमन वैल्यूज ऑनेस्टी और फेयरनेस, ठीक है। मतलब इसके अगर मैं करूंगा तो ये चीज सही है कि नहीं। इट क्लियर वॉयलेट यूनिवर्सल वैल्यू लाइक ट्रूथफुलनेस एंड ट्रस्ट। सेल्फ एज मतलब सेल्फ, does it fit with the own values, would you feel okay if appeared in the newspaper, ठीक है। would I proud in the decision, जो आप डिसीजन लेके वो सही है कि नहीं, वो सब सारा चीज में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या था समझ ही रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस देयर लीगल एंड राइट क्रिएशन ऑफ द माइंड, ठीक है। जैसे कि इसमें सिंपल है कि ये हाईलाइट करता है वर्क सिंबल्स और नेम्स इमेजेस डिजाइन यूज्ड इन कॉमर्स। आईपीआर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसमें कॉपीराइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझिए तो कॉपीराइट कोई चीज है, जैसे कि व्हाट इट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर एंड पेंटिंग्स। मान लेते हैं कोई चीज मैंने ये बुक लिखा, उस बुक पे मान लेते हैं मेरा नाम है, बट उसको कोई कॉपी कर लिया तो वो तो दिक्कत हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग आईपीआर बनाते हैं कि ताकि उसको कोई कॉपीराइट नहीं कर सके। यूट्यूब पे भी देखा रहता है कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, जिसका सॉन्ग रहता है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग
ड्यूरेशन लगाते हैं यूजुअली लाइफ ऑफ ऑथर 60+ मेनी कंट्रीज। एग्जाम्पल है राइटर नोवेल, तो यहाँ पे कॉपीराइट नहीं आ सके तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना पेटेंट मतलब ये होता है न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरीज के लिए। ड्यूरेशन जो होता है 20 ईयर्स का रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई पेटेंट वेटेंट लगा देते हैं इन्वेंशन ये सब चीज के। ट्रेडमार्क भी वही होता है, आप अपना ब्रांड है सबको ब्रांड नेम्स लोगो सिंबल ये सब लगाते हैं। ठीक है, ओवर ज्यादा 10 ईयर्स का यूजुअली आपको टेन्यूर करना रहता है, जैसे नाइकीज का देखो ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके आपको दिखेगा। डिजाइन राइट्स इंडस्ट्रियल डिजाइन हो जाता है। पांचवा आ जाता है यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जैसे कि इवर्टेड प्रोडक्ट, वर्डेड यहाँ पे प्रोटेक्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि अगर इंडिया का सामान है तो इंडिया का दिखेगा यहाँ पे आपको। वेरीज बाई कंट्री, जैसे अर्जेंटीन कैंपेन हो गया, बासमती राइस, ये तो सारा आपको दिखेगा। छठा है ट्रेड सीक्रेट्स, व्हाट इट प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड ए कम्पिटिटिव एज। ड्यूरेशन अनलिमिटेड एज लॉन्ग एज सिक्रेशन नहीं, कोका फॉर्मूला। ठीक है, वो सब नहीं बताते हैं। गूगल सर्च एल्गोरिथम, ये सब सारा चीजें तो आप अपने ब्रांड के लिए ट्रेड सीक्रेट भी रखते हैं। वाई आईपीआर इंपॉर्टेंट, आईपीआर क्यों इंपॉर्टेंट? इंकरेज इनोवेशन, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आर&डी में सपोर्ट फेयर कंपटीशन, आप किसी चीज को कॉपी नहीं करो, अब अपना फेयर कंपटीशन, बेनिफिट सोसाइटी। ठीक है, चैलेंज ये हो सकता है कि प्राइवेसी एंड कॉन्फिडिंग हो सकता है, आईपी थेफ्ट हो सकता है, डिजिटल एरा, स्कैम है सब, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड एक्सेस हो जाता है, जब सारा चीज। अब देखेंगे यहाँ पे डिस्कस इन्फ्रिंजमेंट मिसअप्रोप्रिएशन और इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीआर। आईपीआर में देखो इन्फ्रिंजमेंट जैसे मैंने बताया कि कॉमन टाइप जैसे बताया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में, जैसे कि कॉपिंग बुक, म्यूजिक, मूवीज लाइक विदाउट ऑथराइजेशन, जैसे डाउनलोड पायरेटेड मूवीज हो जाता है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आप करते हो, किसी का भी पेटेंट यहाँ पे आप छुड़ा सकते हो, ये सब सारा कुछ होता है यहाँ पे आज। इसको बचाने के लिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यूजिंग ए ब्रांड हो उसको भी नहीं करना चाहिए। डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, किसी कॉपी नहीं करो डिजाइन, एडिडास के 3 लोग है, 3 जो लाइन उसका आप कॉपी नहीं कर सकते हो। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ आईपीआर मतलब यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन रॉन्गफुल एक्विजिशन, यूज डिस्क्लोजर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, स्पेशली ट्रेड सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टीलिंग ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। हैकिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, लाइक इम्प्रेजमेंटिंग ब्रांड्स, ठीक है, इन पर्सनेटिंग ब्रांड्स, तो ये सब सारा चीज इसमें नहीं आना चाहिए, मिस एप्रोप्रिएशन होता है। आप उसमें थेफ्ट कर रहे हो या फिर फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ, कंपनी के साथ, आप उसी का एम्प्लॉय हो गया, आप उसी के साथ अगर बुरा करो तो ये आपके लिए भी खराबी है और कंपनी के लिए। इन्फोर्समेंट ऑफ आईपीआर यही हो सकता है कि आप सिविल रेमेडीज लो, कोर्ट ऑफ एक्शन, कोई लीगल चीज सब लो, इंडक्शन डैमेजेस, क्रिमिनल प्रोस्पेक्शन लो, इन सीरियस केसेस लाइक प्राइवेसी कन्फ्लिक्ट थ्रेट, ये सब तो आप फाइन्स इम्प्रिजनमेंट या फिर परफेक्शन लो। तीसरा आ जाता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज लो, एक्शन थ्रू आईपी, कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, बॉर्डर कंट्रोल मेजर टू ब्लॉक इंपोर्ट और कम्युनल गुड्स। चौथा आ जाता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स लाइक एट arbitration और mediation are quicker and cost effective, especially in international disputes। ठीक है, तो ये सब सारे इसमें आ जाता है। ठीक है, मेथड्स लाइक एट arbitration एंड mediation। ठीक है, तो ये सब सारा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली एंड इंटरवेंशन डिस्प्यूट के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सब सारे इन्फोर्समेंट मतलब आईपीआर कैसे आप उसको बचा सकते हैं, क्या क्या इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ यहाँ पे आ जाता है। तो ये सब सारा आपको यहाँ पे हेल्प लेना चाहिए, ये सब लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल एक्शन के लिए। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा आपको एक मैंने पूरे एग्जाम के लिए बता दो, बस आप इसको वीडियो को पूरा देखकर चले जाओ, आप लोग को डेफिनेटली इस वीडियो में आपको हेल्प ही होगा। इस वीडियो को पूरा देख लो, आई होप कि आपने पूरा देखा होगा, और एग्जाम में अच्छे से पेपर लिखना। ठीक है, पूरा पेज भर देना और अच्छे से लिखना, आई हाईलाइट करके पॉइंट्स रखे जितना मैंने बताया, तो डेफिनेटली आपको लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, डेफिनेटली। एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो पेपर, और चैनल गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर देना ग्रुप पे जो है। ठीक है, चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।